दोस्तों नमस्कार। वर्तमान व्यवस्था में ना तो सच बचा है और ना सवाल बचे हैं। अब कोई सवाल पूछना नहीं चाहता क्योंकि किसी के पास जवाब ही नहीं है। तो देखिए, सच पर एक छोटी सी पंक्तियाँ लिखी है कि मैंने देखा है सच को कुंठाओं से मैथुन रथ होते हुए। मैंने देखा है सच को कुंठाओं से मैथुन रथ होते हुए। सवालों की सलवटों में पड़ी सच की उत्तेजना को स्खलित होते हुए। हाँ, मैंने देखा है सच को यातनाओं की रंगरलियां मना घर लौटते हुए। तो ये है सच। और मित्रों, सवाल भी आजकल बिना मूंछों के हैं। जिस तरह मीडिया वाले सवाल पूछते हैं, तो उस पर एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है सवाल मूंछों का। अब सब कुछ चिकना है, चिकना चेहरा, चिकना शरीर, चिकनी बातें। अब सब कुछ चिकना है, चिकना चेहरा, चिकना शरीर, चिकनी बातें। मरो मारो कानून चिकना, लूटो कूटो इंसान चिकना। व्यवस्था मूछ कटा दे अगर तो कोई क्या करे। भीड़ में चिकना हर शख्स। मूछ का सवाल अब मूछ का नहीं रहा, सवाल भी अब बिना मूछों के है। अब सब कुछ चिकना है, चिकना चेहरा, चिकना शरीर, चिकनी बातें। तो मित्रों, अब सवालों की भी यही स्थिति हो रही है। और भीड़ की स्थिति क्या हो रही है आजकल? देखिए कि नाराज लोगों की भीड़ में खड़ा आदमी खौफनाक हो जाता है। खतरनाक, डरावना और कुख्यात, प्रेत की मानिंद। और स्थिति इससे भी गंभीर हो गई है कि अब खामोश रहना ही आपके जिंदा रहने का हथियार है। देखिए, कविता सुनिए जिसका शीर्षक है देवता। अब मुंह खोलने को जगह नहीं बची। मैं चुप रहूंगा जन्मों जन्मांतर तक। जैसे मंदिर में बैठा देवता चुप है। शायद अब आप मुझे पूजने लगे। तो देखिए मित्रों, आजकल जो प्रश्न भी हैं उनकी क्या स्थिति है, कुछ पंक्तियां प्रस्तुत हैं। भीड़ द्वारा मारा गया वो अभागा शख्स, न हिंदू था न मुसलमान था, वो एक बेकसूर इंसान था। भीड़ द्वारा मारा गया वो अभागा शख्स, न हिंदू था न मुसलमान था, वो एक बेकसूर इंसान था। सड़क पर पड़ा रक्त रंजित पत्थर हंसा था मुझ पर। सड़क पर पड़ा रक्त रंजित पत्थर हंसा था मुझ पर। उसके सवाल नुकीले थे। क्यों मार डाला इस इंसान को? दूसरा पत्थर भी चिल्लाया, बोलो क्या कसूर था इसका? तीसरा पत्थर चीखा, बोलो बोलते क्यों नहीं? क्या जवाब दूं इन पत्थरों को? क्या मैं जानता था उस शख्स को? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मैं जानता था उस शख्स को? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर क्यों उठाया था पत्थर मैंने? हत्यारे पत्थर नहीं मैं था। भीड़ द्वारा मारा गया वो अभागा शख्स, न हिंदू था न मुसलमान था, वो एक बेकसूर इंसान था। दर्शकों, दिल दिल्ली देश में आपका बहुत स्वागत है। कलम कमाल की कार्यक्रम की 10वीं कड़ी में आज हम रूबरू हैं पत्रकार, लेखक, कवि मनोज भल्ला से। उनकी कविताएं आप सुन चुके हैं और उन्हीं से जुड़े हुए कुछ सवाल हम उनसे करेंगे। भल्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार सुधीर जी, कैसे हैं? आपकी जो कविताएं हैं वो बहुत ही मौजू हैं, आज के समय को कहती हैं, और जो भीड़ की जो आपने व्याख्या की है वो अद्भुत है।
सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कविता का ये शौक जो है, साहित्य का ये शौक कैसे पैदा हुआ? जी सुरेश जी, 10वीं क्लास के बाद ही मुझे कविताओं का शौक शुरू हो गया था। एक्चुअली मुझे ना कवि सम्मेलनों में जाने का बहुत शौक था। एक्चुअली क्या था कि जो व्यवस्थाएं होती थी ना, व्यवस्था के नाम पे जो अव्यवस्था थी, तो उसको लेके मैं हमेशा बेचैन रहता था। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूँ कि हमारे घर के नीचे जागरण हो रहा था रात में, तो पूरा मोहल्ला बहुत परेशान था, किसी को नींद नहीं आ रही थी। तो मैं जो है मुझे लगा कि मुझे जाके इनका जो है विरोध करना चाहिए। अब मेरी मम्मी जी बहुत धार्मिक थी, सनातन धर्म की, हालाँकि मैं भी हूँ देखो, ठीक है? तो मैं जो है हिम्मत करके नीचे गया और मैंने उन सब लोगों से हाथ जोड़ करके समझाया कि भाई तुम ये माता का जागरण कर रहे हो या दुनिया को डिस्टर्ब कर रहे हो? तो उसमें से कुछ लोगों ने मेरा विरोध करने की कोशिश की और कह रहे, "अरे! तुम तो लगता है कि धार्मिक ही नहीं हो।" मैंने कहा, "भैया मैं आपसे ज़्यादा माता रानी का भक्त हूँ। लेकिन अगर आप जो है इस तरह से पूरे मोहल्ले को डिस्टर्ब करोगे, ठीक है? तो जी, ये क्या क्या फ़ायदा क्या है तुम्हें?" तो जी, मुझे ये लगा कि ना इन चीज़ों को लेखन के रूप में जो है उभारना चाहिए, जी, क्योंकि इससे मैं ही नहीं, मेरे सारे पड़ोसी भी परेशान थे, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था कहने की। जी, तो सबसे पहले आप विश्वास नहीं करेंगे, सबसे पहले मैंने एक लेटर लिखा जो जी, पाठकों के पत्र छपा करते थे। तो मैंने अपनी जी, बेचैनी के रूप में मतलब उसमें एक लिखा कि भई कैसे जो है धर्म के नाम पर जो है लोग इस तरह की अव्यवस्थाएँ करते हैं। तो वहीं से मेरा शौक ना चलता चला गया और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो तुरंत अखबार में छप गया, नवाज़ टाइम्स के अंदर। जी। तो मैं सबसे पहले छपना पाठक के रूप में शुरू हुआ। ये कहना सभी चाहते हैं, जैसे आपने कहा जी, जी। कि कहना बिल्कुल। सभी चाहते हैं, लेकिन साहस सभी नहीं कर पाते हैं। तो जो साहस जी। कर पाते हैं, वो या तो नेता बन जाते हैं, लेकिन नेताओं के जी, बारे जी, में जी। कहा जाता है कि वो मिसगाइड बहुत करते हैं। जी, उनका बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। लक्ष्य हो जाता है सत्ता तक पहुँचना, और जो उसका जी, वैचारिक जिनके विचार पवित्र होते हैं, वो साहित्य में आ जाते हैं, क्योंकि जी, उनका बिल्कुल लक्ष्य और सत्ता सुधीर जी आपने सत्ता बिल्कुल सही कहा कि एक्चुअली क्या होता है सर नेताओं का जो साहस होता है वो मतलब छद्म किस्म का होता है। वो दोहरा साहस होता है उनका। नहीं, आगे उनका कुछ एक लक्ष्य होता है, टारगेट होता है कि बिल्कुल, सत्ता में पहुँचना है। और बस, जबकि बस, बिल्कुल। साहित्यकार के लिए होता है कि अपनी बात कहनी है, समाज की बात कहनी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, क्या जी। क्या जो आपका कवि है, जो कविताएँ हमने आपकी सुनी हैं चारों, क्या वो एक निराश कवि है या कोई नई उम्मीद देख रहा है कि अगर ये बातें सामने रखी जाएँ और पूरे कायदे से रखी जाएँ तो दुनिया इस पे कुछ सोचेगी और कोई उम्मीद की नई किरण फूटेगी? देखिए आपने बिल्कुल सही की निराशा तो थोड़ी है, लेकिन हमें जैसे मौजूदा दौर चल रहा है कि अच्छे दिन का हमें हमेशा वेट करना चाहिए, कभी तो अच्छे दिन आएँगे। भले ही क्या कहते हैं राजनीतिक व्यवस्था में ना आए, लेकिन मैं मानता हूँ सुधीर जी कहते हैं साहित्य में और रचना के क्षेत्र में अच्छा समय चाहे वो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से हो, वो ज़रूर जी, आएगा। सच को दबाया जा रहा है, आप देख रहे हैं किस तरह से कोई बोल नहीं पा रहा। तो इस समय क्या है कि एक बेचैनियों का विस्फोट, एक लावा बन चुका है, जो आज जी, नहीं तो कल जो कभी फूटेगा और ज़रूर फूटेगा। तो मैं समझता हूँ कि देखिए बेचैनी जिस बेचैनी की आप बात कर रहे हैं, बेचैनी तो बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि इंग्लिश में कहावत है कि जी, हैप्पी पीपल कैन नॉट मेक ए हिस्ट्री। जी, खुश आदमी कुछ बिल्कुल। नहीं कर सकता, इतिहास बनाना तो आपको बेचैन होना ही पड़ेगा सर। वरना जी, आप कहते हैं संतुष्ट होके बैठ जाइए, जैसे आजकल मीडिया बैठा है, कोई सवाल नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। इसलिए जी, अगर कुछ लोग हम पर आरोप भी लगाते हैं कि हम बड़े निराश हैं, तो कोई बात नहीं। जी, मैं कहता हूँ ऐसी निराशा जो है पूजनीय है, जी, बनिस्बत इसके कि हम जो है ज़बरदस्ती कहें जी बड़े अच्छे दिन है जी, हमने ये कर लिया, वो कर लिया। तो जी, एक तरह से सच्चाई के रूप में मैं इस निराशा को स्वीकार करता हूँ और अच्छे दिन ज़रूर आएँगे। मोदी वाले नहीं, साहित्य के क्षेत्र में आएँगे, अच्छी रचनाएँ आएँगी, वो दौर आएगा जी, कभी न कभी। जी। समाज जब हताश होता है, समाज जब अपने सवालों से जूझ रहा होता है, तो निसंदेह साहित्य मन में उन सभी सवालों को लेकर मंथन करता है और अच्छी रचनाएँ आती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस तरह का दौर और जिस तरह की समस्याएँ इस वक़्त समाज झेल रहा है, जो राजनीतिक ही समस्याएँ नहीं है, सिर्फ़ महामारी कोरोना की वजह से पूरी अर्थव्यवस्था पलट गई, जो उलट-पुलट हुआ है, और उसने सत्ता के समीकरणों को भी बदला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए विवाद, नए तरह के शीत युद्ध जन्म बिल्कुल। लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस दौर में इस दौर में आपको क्या लगता है कि साहित्य जो है, साहित्य कितनी बड़ी रोशनी की उम्मीद बनकर आ सकता है?
देखिए सुधीर जी, इसमें एक सबसे बड़ी समस्या की बात क्या है कि साहित्य जगत एक्चुअली एक नहीं हो पा रहा है, 2 धड़ों में बँटा हुआ है। एक है मोदी का आदमी, एक है मोदी के खिलाफ आदमी। क्या है कि सब स आधे साहित्यकारों को लगता है अगर वो मोदी के साथ गए, तो शायद वो बचे रहेंगे और दूसरे जो है बिल्कुल उनके एंटी हैं। तो हो क्या रहा है जी कि अभी साहित्य तो कुछ कर नहीं पा रहा है, ये दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं। तो इसलिए जी सबसे पहले तो क्या है कि साहित्य को तटस्थ होना होगा रचनाकारों को। आप ये जी मानते होंगे कि जी 2 धड़े बँट गए। मोदी जी के आने के बाद सबसे बड़ी जी समस्या क्या है, ये कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ भाई गुड़ी, कभी भी, कि पूरा साहित्य और सारा कुछ रचनाक्रम जो है 2 टुकड़ों में बँट गया हो। सरकार के ठीक है, सरकार के समर्थन में लोग रहा करते थे, राज्य कवि बनते थे, ठीक है, चमचिया मारा करते थे, वो सब आपको पता है सारी चीज़ें। लेकिन अब बिल्कुल क्या है, जो 2 धड़े बँट गए हैं, वो ठीक नहीं है। इससे क्या है कि रचनाक्रम आपका एक तरह से वो भी 2 टुकड़ों में बँट गया है। एक है मोदी के खिलाफ और एक है जी मोदी के समर्थन में। तो अगर वाक़ई हमें एक राजनीतिक सुधार करना है, सामाजिक सांस्कृतिक सुधार करना है, तो हमें तटस्थ होकर के रचनाक्रम को आगे बढ़ाना होगा। हमें मुद्दों पर फ़ोकस करना चाहिए। क्या होता है कि बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं, बड़े-बड़े रचनाकार, जो मुद्दों से भटक के सीधा या तो मोदी के खिलाफ आ जाते हैं। दूसरे धड़े में क्या होता है, वो भी ऐसा करते हैं, वो मोदी का गुणगान गाना शुरू कर देते हैं। तो ये भी ठीक नहीं है। तो अगर वाक़ई सामाजिक परिवर्तन करना है, तो हमें ईमानदारी से सबको एक होकर के और हम मुद्दों पर चोट करें। अब क्या हो रहा है ना कि रचनाकार भी ऐसा लग रहा है कि वो भी नेता हो गए हैं। उनके अलग-अलग कवि सम्मेलन होते हैं। आधे लोग जो है ये सोच के जाते हैं कि भई वो उस मोदी का है कि मोदी के खिलाफ है या बीजेपी का है या कांग्रेस का है या वामपंथियों का है। तो ये सारी जो एक तरह से खिचड़ी जो है ना हम रचनाकारों ने ही बना दी है। ये ठीक नहीं है। ये ठीक ये करना हम पड़ेगा सबसे पहले हमें। ये हमारे लिए कोई नई हमारे समाज के लिए इस तरह की कि सत्ता के साथ जाना, सत्ता के खिलाफ खड़े होना बहुत नई अवधारणा नहीं है। चारण भाटों की नहीं, नहीं परंपरा लेकिन से सर अब थोड़ी हमारा ज़्यादा हो गई है। अब सुधीर भाई अब ज़्यादा हो गई है। अब इसको थोड़ा नहीं, ठीक करना बिल्कुल चाहिए। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि हमारे यहाँ चारण भाटों का एक पूरा एक साहित्य का दौर रहा है, जिन्होंने पूरे हारे हुए राजाओं की शान में बड़े-बड़े कसीदे बिल्कुल, बिल्कुल। गाए हैं। और उनका काम ही उसकी है। एक हाँ, तो उसकी वजह से जो दिक्कतें समाज ने जो कीमत चुकाई और जो मति भ्रम पैदा हुए समाज के लोगों को लगा कि हम बहुत बहादुर हैं, हमारी सारी सीमाएं सुरक्षित हैं। इस तरह की कविताओं से, साहित्य से जो छवि बनाई गई, उसकी कीमत देश ने चुकाई। जब बाहर आक्रांताओं के हमले हुए तो हम भर भरा कर गिर गए। हमारी वो जो बिल्कुल, सारी कविताओं की शान शौकत थी, जमीनी हकीकत पर वो जो है मिथ्या साबित हुई। और वैसी ही शान शौकत अब बनाई जा रही है कि शायद हम चीन को भी हरा सकते हैं। हम रोज चीन को पीटते हैं बॉर्डर पर, हम रोज जो है पाकिस्तान को धूल चटाते हैं। तो और जो छदम चारण राजकुमार है। हाँ, छदम राष्ट्र में ये चारण भाट परंपरा है, वो हमारे समाज का एक हिस्सा है। और चारण भाट कवि और वो रहेंगे हमेशा समाज में उससे। लेकिन जो समाज का जो साहित्य होता है, जो चारण भाटों के दौर में भी जब कबीर ने अपनी बात कही तो वो और एक नया दौर वहां से खड़ा हो जाता है। कबीर का आंदोलन जो समाज को जागृत करता है। कबीर के बाद ये एक लंबी परंपरा रहीम तक चली आती है। तो इस दौर में समाज को लेकर पूरा मंथन हुआ, पूरा समाज मत डाला गया। धार्मिक चेतनाओं को लेकर लोगों को झकझोरा गया कि आप वही पत्थर पूजने से या जी, बिल्कुल, मस्जिद में बिल्कुल, ठीक जाकर बात है। बांग देने से कोई सामाजिक बदलाव नहीं आते हैं। और आप देखोगे कि जब कबीर, तुलसी सूर जैसे जब साहित्यकार पैदा होते हैं तो एक गोल्डन एज देश में आता है, जिसे कहते हैं कि भारत का स्वर्ण युग, जो कि अकबर के समय में कहा जाता है कि सभी से मिलकर मैं सॉरी एक क्षमा चाहूँगा, आपकी बात नहीं काट रहा। बात को आपकी हम्म, बड़ी कर रहा हूँ। मेरी प्रार्थना ये है जी कि साहित्य में, रचनाओं में आम आदमी आना चाहिए आगे। अब आम जी आदमी गायब होता जा रहा है। देखो जैसे आपने स्वयं ये मुद्दे उठाए, अब ये जी अकबर आ गए, कभी कभी कोई दूसरे साहित्यकार आ गए, उधर मराठा आ जाएँगे। तो जी इनको ज़्यादा ना करके ना आम आदमी की क्या समस्या है? रोज़गार की समस्या देखिए खो गई ये सारी जो है, ठीक है जी जी? जी महँगाई की समस्या मैं कह रहा हूँ कभी इन पे ना लिखने की बजाय जो है आज सारा दिन जो है राम राज्य, राम मंदिर या इन चीज़ों पे क्यों लिख रहे हैं? ये क्या एक बार जी बताइए धर्म हम पे हावी क्यों होता जा रहा है?
जी। मैं भी धार्मिक हूँ पूरी तरह से, लेकिन क्या ज़रूरी है कि हम सारे मुद्दों को धर्म से ही क्या कहते हैं वो करें, चाहे ये विपक्ष वाले हों, चाहे सत्ता वाले हों। ये तो नॉस्टैल्जिया है और रहता ही कैसे बचेंगे सर इसमें? हम अतीत जीवी रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है और उसका लाभ राजनीतिक तौर पे उठाया जाने लगा है और उस तरह के साहित्य को एक सम्मोहन माना जा रहा है। वो जो एग्जाम्पल था मैंने इसलिए दिया कि जब समाज की बात करते हैं, कबीर ने क्या किया कि जो सारी मान्यता थी उनको तोड़कर बात कही हाँ, और बिल्कुल। लोगों की बात कही। कबीर की पूजनीय थे बट वाक़ई। हाँ, और मैं ये कहता हूँ कि जब आप जनता की बात साहित्य कहना शुरू करता है तो समाज में भी बदलाव आता है और वो राजा भी बंदिशों में बंधता है, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। तो जब आप जनता की बात उठाते हैं तो वो अक्सर शासक के खिलाफ हो जाती है। जब आप बिल्कुल, जनता बिल्कुल। की बात करते हैं, भी राजा तो कहेगा कि सब सुख शांति है। दिनकर ने वो बहुत हमेशा अच्छा ही कहा कहते है कि दिनकर ने बहुत अच्छा कहा है कि सच है सत्ता सिमट सिमट जिनके हाथों में आई, साधु बिल्कुल। पुरुष वो फिर वो क्यों चाहे लड़ाई। तो जिसके हाथ में सत्ता है वो कहेगा कि बहुत अच्छे दिन है। सुनिए जी, मैं 1 सेकंड और रुकूँगा, बहुत सुंदर बात कही। अब लेटेस्ट वर्ज़न क्या चल रहा है जी, आपने वो गाना सुना होगा फ़िल्म का जी। गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है। अब जी। आपने सोचना नहीं है, जो नया सिस्टम चल रहा है, इसमें आपको चुपचाप बैठना है, जो राजा कह रहा है बस चुपचाप सुनते जाइए और कोई दिमाग नहीं लगाना। तो उस समय दिनकर जी होते थे, आजकल ये एक नई कविता मुझे लगता है वो जो फ़िल्म कौन-सी थी, वो सत्या थी शायद वो, जी। कि गोली मार भेजे में भेजा जी। शोर जी। करता है। जी। भैया दिमाग का सवाल करना ही नहीं है। ये सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा हावी होता जा रहा है। ये रहता है और आम लोगों के लिए 99% लोगों के लिए ये सिस्टम रहता है, लेकिन साहित्यकार तो बीच में से 1% या आधा परसेंट या ये दशमलव पत्रकार और हाँ, साहित्यकार हाँ, आजकल कुछ नहीं पूछ पा रहे हैं सर, कोई सवाल ही नहीं हो रहे हैं। सबसे अफ़सोस की बात ये है, कोई प्रश्न तो नहीं ये करना चाहता सरकार से, सब डरते हैं। क्योंकि औ आपको नहीं लगता कि कुछ लोग बेवजह डर रहे हैं? जबकि जो है सरकार इतनी ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा तानाशाह होगी, जबकि हम खुद ही हमने ये सोच लिया है, अपने मन में एक सोच बैठा लिया है कि हमने कोई प्रश्न किया तो हमें मार दिया जाएगा। भ आखिर क्या कहते हैं इसका हम पहले ही दुबक के क्यों बैठ गए हैं? इसमें इसका इसका आपको क्या लगता है कि सर इसमें सिर्फ़ पत्रकार या साहित्यकार, रचनाकार दोषी है? जो हमारे ऊपर जो मठाधीश लोग बैठे हुए हैं, क्या वो हमें इजाज़त देता है कि हम पो कुछ क्वेश्चन पूछे जा कर के? इसमें इसमें हम क्यों दोष में आ जाते हैं हमेशा? नहीं, इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इसमें गुलामी है वो कोई आसमान से नहीं बरसती है। वो एक पहले मानस में आती है, पहले दिमाग में आती है, पहले मस्तिष्क में आती है और भय के रूप में आती है और जब वह भय आप पर हावी हो जाता है, तो फिर बिल्कुल, आप उसी बिल्कुल, के बिल्कुल। अनुसार आचरण करने लगते हैं, आपके सवाल बंद हो जाते हैं। भयभीत आदमी सवाल नहीं करते हैं। तो भय बिल्कुल, जो है ज़रूरी नहीं है कि वो हत्याएँ करके ही पैदा किया जाए, वो कहानियों, किस्सों से भी पैदा होता है। अफ़वाहों से एक दो एग्जाम्पल बनाए जाते हैं कि 2 को हमने दंडित कर दिया, इन्होंने सवाल उठाए थे और उसके बस बाद फिर एक लीक चल पड़ती है, लोग भयभीत हो जाते हैं और लगता है कि सत्ता ऐसी है। लेकिन जब लगातार सवाल उठते हैं तो आपने देखा होगा कि बड़े-बड़े तानाशाहों को बदलना पड़ता है, उनके अपने विचारों को बदलना पड़ता है और वो उन्हें कहना पड़ता है कि देखिए हम बहुत लोकतांत्रिक तरीके से हैं, हम कोई फैसला व्यक्तिगत नहीं लेते हैं, बड़ी बैठकें लेते हैं करते हैं, विद्वानों के सलाह से फैसले करते हैं। तो ज़रूरत है कि समाज में सवाल उठने चाहिए और समाज की ज़रूरत के सवाल उठने चाहिए और जब सवाल उठ रहे हों तो उसे ये नहीं माना चाहिए जाना चाहिए कि किसी नेता के पक्ष में या विरोध में है। बिल्कुल, सवाल बिल्कुल का सही बात। आकलन वैसा ही होना सवाल चाहिए बिल्कुल कि जी। हाँ, कि जनता के पक्ष में है कि जनता के सवाल हैं कि नहीं हैं। अगर जनता के सवाल नहीं है तो उन्हें खारिज कर देना चाहिए और नेता के पक्ष में सवाल कहने का कोई मतलब नहीं है कि नेता तो जवाबदेह है। ये नहीं है कि नेता की ओर से आप सवाल करें कि जनता से सवाल होने शुरू हो जाएँ, विपक्ष से सवाल होने इसका कोई मान तो मैं एक और उस पर आता हूँ जो सवाल आपसे जुड़ा है, ख़ासकर आपकी रचनाओं से, कि आप हमारे दर्शकों को ज़रा ये बताइए कि आपकी कविताएँ जो इतनी ओजपूर्ण हैं, इतने तार्किक हैं, अगर उन तक पाठकों को पहुँचना हो तो कैसे पहुँचेंगे? आपका कविता संग्रह है काली लड़की, जो कि समाज की एक बड़ी विरूपता की विसंगति की ओर इशारा करता है। तो ज़रा बताइए कि आपके साहित्य तक पहुँच कैसे हो? जी। सुधीर जी ये एक किंडल है अमेज़न का ऐप है आपको पता होगा। तो इसके लिए ना किंडल बुक्स करके अगर आप वो ऐप अपने डाउनलोड कर लेते हैं मोबाइल पे, एंड्रॉयड पे, तो आप जी। इज़िली उससे जो है खरीद सकते हैं। ये एक्चुअली क्या है कि ऑनलाइन है और ये पेपर बैक्स नहीं है अभी।
ये ऑनलाइन एडिशन है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी कुछ फिल्में भी सामाजिक मुद्दों पर जिनकी आपने पटकथा और स्क्रीनिंग हाँ जी, हाँ तैयार जी, की है, जरा उनके बारे में भी बताइए। जी। मैंने क्या जी कि एक तो जैसे शीर्षक कविता का भी है काली लड़की। तो काली लड़की के पर भी एक शॉर्ट फिल्म लिखी थी। उसमें यही था कि मतलब दिखाया गया था कि ये दुर्भाग्य है देश का कि देवी काली हो सकती है हमारे देश में, लेकिन लड़की काली नहीं हो सकती। तो लड़की को लेकर के कि भाई बच्चियाँ अगर काली, अब देखो आजकल एक फ़ोटो बहुत वायरल हो रही है, शायद आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे। एक फैमिली है, साउथ इंडियन, 2 प्यारी बच्चियाँ हैं। तो उसको लेकर के लोग इतना कटाक्ष कर रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है कि आप वो काली की प्रासंगिकता देखिए आ गई है, कि हमारी जो है पूजनीय काली माता है। मैं भी पूजा करता हूँ काली माता की, लेकिन जी जी। काली लड़की आके हमारी मानसिकता बदल जाती है। तो वो उस पर आधारित थी फ़िल्म जी। और इसी तरह एक लाडली फ़िल्म है, वो भी बच्चियों पर है। जी तो ये सामाजिक मुद्दे बस, क्योंकि इनकी आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है जी, फ़िल्मों में। जी। तो आप की जो कविताएं हैं, आपका जो साहित्य है, वो सामाजिक संदेश देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपकी ये लेखनी इसी तरह निरंतर समाज की समस्याओं पर चलती रहे, यही हमारी कामना और शुभेच्छाएं हैं। तो जी, थैंक यू। इस खूबसूरत जी, चर्चा के लिए भल्ला जी आपका बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत-बहुत थैंक यू सर, शुक्रिया। जी। मनोज भल्ला एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्ट की विज्ञापन एजेंसी से जुड़े हैं। रचनात्मक लेखन के साथ असिस्टेंट एडिटर हैं। बहादुरगढ़ के पीटीयू लर्निंग सेंटर में 2 साल तक फैकल्टी डायरेक्टर रहे हैं। उनकी किताब काली लड़की, जो कि एक कविता संग्रह है, डिजिटल बुक के रूप में किंडल पर उपलब्ध है। कुछ फिल्मों के लिए उन्होंने डायलॉग और स्क्रीन प्ले लिखे हैं। इनमें फिल्म लाडली फिल्म फेस्टिवल में भी गई। इसके अलावा फिल्म काली और आई एम नॉट वर्जिन के लिए भी लेखन किया। एक फिल्म रेड स्लीपर पाइपलाइन में है।